जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023-24 का प्रैक्टिस सेट है जो कि इतिहास पे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। सिंधु सभ्यता पे हम लोग इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एवं शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न 1 दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि सिंधु सभ्यता जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके जो खोजकर्ता थे पूरा लिख लेते हैं। खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। और इसका नाम क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है ये देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और इसको जो है भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? सिंधु सभ्यता को। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता का विकास जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था, ये हुआ था सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर या सिंधु नदी के किनारे हुआ था। सिंधु नदी पर हुआ था। और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता से किसका प्रमाण नहीं मिलता है? शेर का प्रमाण नहीं मिलता है। किसका प्रमाण? शेर का प्रमाण नहीं मिलता है। शेर का प्रमाण नहीं मिलता। और किस चीज का प्रमाण नहीं मिलता है? धातु में बात कर लें तो धातु में जो है लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। किसका? लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि सिंधु सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्या बताना है कि सिंधु सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य थी। क्या थी? गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसका खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो ये बताना है हम लोगों को
तो देखिए इसमें तो हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो नगरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्या देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता में क्या था, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता में नगर नियोजन प्रणाली थी। क्या थी, नगर नियोजन प्रणाली थी। कैसी थी, नगर नियोजन प्रणाली थी। और यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। क्या था, लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह को और क्या कहते थे उस समय, पत्तन नगर कहते थे या गोदीवाड़ा भी कहते थे। बंदरगाह या पत्तन नगर या गोदीवाड़ा क्या कहते थे, गोदीवाड़ा कहते थे। तो ये कहाँ क्या था, तो जो इसकी बंदरगाह थी ये कहाँ थी, लोथल था। लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में है। इसका हम लोगों का विकल्प एक सही है कि वह कैसी सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह क्या थी, एक नगरी सभ्यता थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 3 की सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं थीं, उसके पास चित्रलेखनी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे और रक्षा शास्त्र के ज्ञान का या के अभाव थे, या उपर्युक्त में से सभी। तो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की वस्तुएं भी थीं। सही है पहला। और इसके पास चित्रलेखनी लिपि यानी चित्राधार लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी हम लोगों का विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी संस्कृति की। तो ये जो है कब से कब तक थी, तो माना जाता है कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक। और क्या इसकी लिपि अपठनीय है, लिपि की बात किया है ना यहाँ पे, तो इसकी लिपि कैसी है, इसकी लिपि अपठनीय है यानी पढ़ी नहीं गई है। इसकी लिपि क्या है, अपठनीय है। बार बार यही गलत हो रहा है। अपठनीय है, इसकी लिपि कैसी है, अपठनीय है। और इसकी लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहां से देख लेते हैं कि इसकी लिपि को सर्वप्रथम
पढ़ने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो वैदिक ने किया था। किसने किया था? वैदिक ने किया था। और दूसरी बार पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो हंटर ने किया था। किसने किया था? इसको जो है सर्वप्रथम, और यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरी बार जो है, दूसरी बार पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो हंटर ने किया था। किसने किया था? तो हंटर ने किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, या पकी मिट्टी की मुहरें पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या उपर्युक्त सभी हैं? तो जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो शिलालेख भी हैं, पकी मिट्टी की मुहरें भी हैं, पुरातात्विक खुदाई भी है, और तो मतलब तीनों है, तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? लिख देता हूं, हड़प्पा सभ्यता को किसमें शामिल किया जाता है? आद्य ऐतिहासिक युग में शामिल किया जाता है। किसमें? आद्य ऐतिहासिक युग में शामिल किया जाता है। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो हुआ था, इधर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो कहां से कहां तक था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार? देख लीजिए, जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर तक था। कहां तक था? पूर्व में आलमगीरपुर। ये कहां पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर मुख्यतः जो है मेरठ में है। आलमगीरपुर मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक है, और पश्चिम में बात कर लेते हैं, तो पश्चिम में जो है सुतकंजनडोर है। क्या है? सुतकंजनडोर है। और उत्तर में देख लें तो उत्तर में जो है मांडा है। क्या है? उत्तर में मांडा है। और दक्षिण में जो है क्या है? दाइमाबाद है। क्या है? दाइमाबाद है। दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि खुदाई में बहुत सी चीजें यहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है वहां पाई गई क्या है? मोहरे हैं, बर्तन जेवर हथियार और औजार हैं, मंदिर हैं, लिपि है। तो क्या है? वहां पे जो मोहरे पाई गई थी, मोहरे, वही क्या है? मुख्य स्रोत माना जाता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? वहां की मोहरे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
अगला है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 दिया हुआ है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो यानी विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए और यहाँ पे हम लोग हड़प्पा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु हड़प्पा सभ्यता के युग में क्या थी? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु क्या थी? वो तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। ठीक, मानव द्वारा। और देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का प्रमुख स्रोत कहां से मिलता है? तो तांबे का प्रमुख स्रोत जो है, यहां पे देखिए, तांबे का प्रमुख स्रोत कहां से मिला है? तो राजस्थान से मिला है। कहां से मिला है? तो राजस्थान से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सोने की प्राप्ति कहां से हुई है? सोना यानी गोल्ड, सोने का साक्ष्य लिख सकते हैं, या सोने की प्राप्ति जो है कहां से हुई है? ये कर्नाटक से हुई है। कहां से हुई है? कर्नाटक से हुई है। ठीक है, कहां से हुई है? कर्नाटक से हुई है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? किस रंग का उपयोग किया जाता था? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए, लाल रंग, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दिया हुआ कि मूर्ति पूजा, क्या मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से। तो किस युग से माना जाता है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वहां मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन वो लोग मूर्ति की पूजा करते थे। यानी विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा कि पूर्व आर्य क्या थे? पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का साक्ष्य या आरंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे और कुछ बातें जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या है? मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और मंदिरों का सर्वप्रथम साक्ष्य गुप्त काल में मिला है। मंदिरों का साक्ष्य मिला कब है? यहाँ पे लिख लेते हैं कि मंदिरों का सर्वप्रथम साक्ष्य कब मिला है? तो गुप्त काल में मिला है। कब मिला है? तो गुप्त काल में मिला है। और
और इसके बारे में क्या है, जो यहाँ पे है कि उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में एक वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पे थी, कि कैसे थी, जन्म के आधार पे थी। यहां देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे थी, जन्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पर थी, ठीक है। और यहाँ पे कुषाण काल के बारे में देख लीजिए, तो जो कुषाण काल था, कुषाण काल में भारत में सर्वाधिक भारत में कुषाण काल में भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में कुषाण काल में भारत में कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कुषाण काल से मिले हैं। और यहाँ पे तब मौर्य काल को भी देख लेते हैं। तो मौर्य काल का क्या है, तो मौर्य काल में भारत का प्रथम प्रकाशिक युग माना जाता है। किसको, मौर्य काल को क्या माना जाता है, भारत का प्रथम प्रकाशिक युग किसको माना जाता है, मौर्य काल को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का होगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 दिया हुआ है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। यानी जो पशु दिए हुए हैं, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, इनमें से जो हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरें हैं या टेराकोटा की कला आकृतियां हैं, उस पे किसका उल्लेख नहीं है या किसका निरूपण नहीं है, तो वो गाय का नहीं है। यानी कि हड़प्पा काल में या हड़प्पा सभ्यता में गाय का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ एक बात और देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो ये सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से, सुरकोटदा से लिख सकते हैं, सुरकोटड़ा या कोटदा से। तो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा या कोटदा से मिले हैं। यहाँ पे आमरी से गैंडे का साक्ष्य मिला है। गैंडे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गैंडा, तो गैंडे का साक्ष्य जो है आमरी से गैंडे का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है, गैंडे का। कहाँ से मिला है, आमरी से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमारी सूची 1 है और ये सूची 2 है, इनको सुमेलित करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्राचीन स्थल दिए हुए लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या बनावली। फिर यहाँ पे दिया हुआ जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है। गोदीवाड़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बंदरगाह
गा या पत्तन नगर, पत्तन या पत्तन नगर। पत्तन नगर ये कहाँ से मिले हैं? या पक्की मिट्टी की बनी हुई हल जो क्या है? खिलौना है। यहाँ पे लिख देता हूं कि जो हल मिला है ये क्या है? खिलौने के रूप में मिला है। किस रूप में मिला है? तो खिलौने के रूप में मिला है। तो सुमेलित करना है कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? तो पहले हम लोग पीछे पढ़ के आए कि लोथल से क्या मिला है? तो गोदीवाड़ा मिला है। यानी कि ए का दूसरा जो हम लोगों को बी और डी में मिल रहा है बी और डी में मिल रहा है। कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर आएगा आगे क्वेश्चन तो विस्तृत कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिला? बी का 1। अब बी का 1 मिलाते हैं तो बी का 1 दोनों में मिल रहा है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, और बनावली से जो है पक्की ईंट की प्रकृति बनी आकृति यहाँ पे होना चाहिए। प्रकृति या आकृति बना हुआ एक हल मिला है जो कि खिलौने के रूप में है। तो अभी मिलाते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो सी का 4 किस में मिला? तो सी का 4 बी में मिला, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन अगर आपको आता रहेगा तभी होता है, और ऐसे प्रश्न पढ़ने से एक साथ में 4 प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी ये बताना है। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? तो कालीबंगा में की गई थी। कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है कालीबंगा का अर्थ? काले रंग की चूड़ियां। और मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार, जिसे स्विमिंग पूल कहते हैं। ये कैसा था? तो आयताकार था। कैसा था? तो आयताकार था। कालीबंगा से और क्या मिला हुआ है? कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? तो कालीबंगा से जो है, कालीबंगा से लकड़ी की नाली मिली हुई है, जुते हुए खेत मिले हैं, और हवन कुंड मिला है। क्या क्या मिला है? लकड़ी की नाली, और क्या मिला है? जुते हुए खेत, जो कि प्रश्न में ही है। जुते हुए खेत, और क्या मिला है? हवन कुंड। हवन कुंड मिला हुआ है। और बात कर लेते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा से हम लोगों को क्या मिला है? तरबूज के बीज मिले हैं। देखिए, हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं। और क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है।
अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल से हम लोगों को क्या मिला है? तो लोथल से देखिए, लोथल से जो है ममी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? ममी के साक्ष्य मिला है। और यहां से जो है एक मच्छर मुंह में मतलब चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है और नीचे से उसे लोमड़ी देख रही है। तो ऐसा कह सकते हैं यहां से कि चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। और लोथल के बारे में क्या जान सकते हैं? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे है। कौन? लोथल। और लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का आ गया है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में नदी दिया हुआ है, यानी कौन किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठक। इधर दिया हुआ नदी में गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है। तो 1 का 2 और बी का 3, 1 का 2 एक ही है, यानी बी हम लोगों का विकल्प सही है। ठीक है, 1 का 2, बी का 3, सी का 4, यानी जो ये नागार्जुन कोंडा है ये कहाँ हो जाएगा? कृष्णा नदी। और ये पैठक या पैठन इसे कहते हैं, पैठक या पैठन भी कहा जाता है। ये कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया हुआ है। सूची 1 में स्थल दिया हुआ है, सूची 2 में नदी दिया हुआ है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। इधर नदी है भोगवा, घग्घर, रावी और सतलज। तो हम लोग 2 चीज जानते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। यानी ए का 4 और सी का, ए का 4, सी का क्या है? 1 है। ए का 3 और सी का 1, ए का 3, सी का 1, 2 में मिल रहा है और मिलाना पड़ेगा हम लोगों को। तो कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी के किनारे है। कहाँ है? कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है यानी बी का 2 मिला। तो इस हिसाब से हम लोगों का विकल्प ए सही हो जाएगा। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, क्योंकि रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ के बारे में एक बात और यहाँ पे लिख लेते हैं कि आजादी के बाद खोजा गया, आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल क्या है? रोपड़ है। क्या है? रोपड़ है। ठीक है, आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल क्या है? रोपड़ है। हो गया। हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है। 15 दिया हुआ कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा से जो है माउंट एबी नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है।
माउंट एबी नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और यहाँ से श्रमिक आवास या निवास प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? श्रमिक आवास मिला है। और बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल से जो है चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। पीछे हमने बताया है अभी। किसके साक्ष्य मिले हैं? चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा को क्या कहते हैं? तो कालीबंगा को जो है काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। हमने पहले पीछे ही बताया है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। गंगानगर जिले में स्थित है, राजस्थान के। और यहाँ पे बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो को हम लोग इधर से देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, यहीं आगे बढ़ा लेते हैं। जो साक्ष्य मिले उसको देखते हैं। साक्ष्य में क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? तो कुआं मिला हुआ है। क्या मिला है? कुआं मिला है। मलेरिया का साक्ष्य मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार मिला है। क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला है। और क्या मिला है? तो विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। यहां से क्या मिला है? सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? पुजारी की मूर्ति मिली है। ये सब पूछा जाता है। पुजारी की मूर्ति मिली है। और क्या लिख दें? और यहां पे लिख देते हैं स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? क्या गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो भी मातृ सत्तात्मक था। लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो क्यों जानी जाती है? तो जो सिंधु सभ्यता को या सिंधु घाटी को लोग जानते हैं वो अपने नगर नियोजन के लिए जानते हैं। वहां का नगर नियोजन सबसे प्रमुख था। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली जो थी वो वहां पे सड़क और मकान थे। तो सड़क जो थी, सड़क की बात कर लें, सड़क एक दूसरे को प्रत्येक को कहाँ
किस कोण पे काटती थी, तो कोण, सड़कें कैसी थी, तो सड़कें जो थी वो सीधी और कैसी थी, तो चौड़ी थी। और जो सड़कें जो 90 अंश पे काटती थी ना, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता था। चलिए और बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक स्थल से दुर्गीकृत इमारत मिलते हैं, लेकिन चनहूदड़ों से दुर्ग विहीन इमारत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा से प्रत्येक स्थल से दुर्गीकृत इमारत के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दुर्गीकृत इमारत के साक्ष्य मिलते हैं। और यही बात आई है चनहूदड़ों से, तो बात कर लेते हैं चनहूदड़ों की। तो चनहूदड़ों से जो है क्या मिला है? उस्तरा मिला है, लिपस्टिक मिली है। क्या मिला? उस्तरा मिला है और लिपस्टिक मिली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 18 के निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, हरियाणा में नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में है। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा पे। तो हरियाणा में दो स्थल है, राखीगढ़ और बनावली। क्या है? राखीगढ़ है और बनावली, या इसी को क्या कहते हैं? बड़ावली। बनावली या बड़ावली दोनों नामों से जाना जाता है। किसको? बनावली को बड़ावली। ठीक, और राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो जो राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरास्थल है। क्या है? हड़प्पाई पुरास्थल है, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो राखीगढ़ी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। प्रश्न 19 में दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हम लोगों को। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हमने अभी पीछे बताया। तो राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान जो है, राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा है। और उत्तर प्रदेश से जो है 3 स्थल मिले हैं।
उत्तर प्रदेश से कई स्थल मिले हैं? तो 3 स्थल हैं। इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो 3 में एक आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। दूसरा जो है हुलास है। क्या है? हुलास है, जो सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। और तीसरा जो है मांडी है। क्या है? मांडी। मांडी जो है मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फर कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आज के सेशन का आज 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न में प्रश्न संख्या 20 क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा, राजस्थान, हड़प्पा, पाकिस्तान, लोथल, गुजरात, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो क्या क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। इसको भी लिख देते हैं। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के स्थल लिख लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए पाकिस्तान में जो है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो है। और क्या है? चनहूदड़ो है। चनहूदड़ो पाकिस्तान में ही है। कोट दीजी पाकिस्तान में है। और आमरी भी पाकिस्तान में है। आमरी पाकिस्तान में है। और तो फिलहाल ठीक है, इतना बहुत है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 31। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता क्या है? हड़प्पा की सभ्यता थी है, पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर जो है वो कहाँ है? यहाँ सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में जो है कालीबंगा है। पंजाब में जो है रोपड़ है। पंजाब में क्या है? रोपड़ है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हुलास है। और आलमगीरपुर मेरठ में है। ये तो हमने पहले ही लिख लिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है? हुलास है। और क्या है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 22 कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में। और गुजरात कहाँ है?
भारत में है। ठीक है। और बात कर लेते हैं, तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। बस चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है। 23 में दिया हुआ है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वह हड़प्पीय नगर जो लोथल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये पूछना चाह रहा है कि जो लोथल है किस नदी के किनारे है? तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 की भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? तो अभी हमने पीछे बताया वो कौन है? तो राखीगढ़ी है, यानी विकल्प डी सही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे है? क्योंकि पीछे नदी वाला प्रश्न आया था, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल से साक्ष्य क्या मिले हैं? तो बंदरगाह मिली है। क्या मिली है? बंदरगाह मिली है। राखीगढ़ी की बात कर लें तो राखीगढ़ी के जो खोजकर्ता थे ये सूरजभान थे। कौन थे? सूरजभान थे। राखीगढ़ी के खोजकर्ता कौन थे? सूरजभान थे। सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न 25 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृशक्ति में? तो किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और जो सिंधु घाटी का समाज था, सिंधु घाटी का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग यहां पे लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृदेवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे। पशुपति शिव की उपासना की जाती थी। क्या किया जाता था? पशुपति शिव की उपासना की जाती थी। क्या किया जाता था? पशुपति शिव की उपासना की जाती थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 प्रश्न हम लोगों को हल करना है जल्दी जल्दी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, पीछे अभी चर्चा की है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 की मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा
की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल या क्लाइव? तो क्लाइव या कर्नल टाड, तो कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो को जो है 1921 में खोजा गया था और हड़प्पा को जो है 1922 में खोजा गया था। रुक जाइए। हड़प्पा की खोज जो हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, अभी हम लोगों को इसी पे चर्चा करना है। तो इसका उत्तर क्या है? सर जॉन मार्शल। लॉर्ड मैकाले के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो थे, इसका संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था। ठीक है। और क्लाइव को भारत में अंग्रेजों की विजय की शुरुआत की थी। क्लाइव क्या किया था कि भारत में अंग्रेजों के विजय की शुरुआत की थी। क्या किया था? अंग्रेजों की विजय की शुरुआत की थी। चलिए फटाक से चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 दिया हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा, वे थे? कौन थे? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। कौन थे? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया, कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। लिख लेते हैं कि इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 30। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो हमने पीछे चर्चा किया है कि कुएं कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। कुएं कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।